7th standard, History and Civics, Chapter 10, The Expansion of the Maratha Power. Expansion मतलब होता है विस्तार, मराठा पावर का विस्तार अपन इसमें पढ़ेंगे. So at the beginning of the Maratha War of Independence, the Mughals were on the offensive whereas the Marathas were on the defensive. मतलब मराठा द्वारा लड़े जाने वाले जितने भी लड़े गए स्वतंत्रता युद्ध के स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग में जो मुग़ल सत्ता थी वो आक्रामक थी. तो मराठा लोगों की नीति क्या थी? सुरक्षात्मक थी. ठीक है, वो मतलब ये आक्रामक थे, मतलब ऑफेंसिव थे. एंड वैसे मराठा लोग डिफेंसिव थे. सो दिस सिचुएशन हाउएवर वाज रिवर्स्ड एट द एंड ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. देन ये जो सिचुएशन थी वो, जैसे यहाँ पे ये बिगनिंग के टाइम पे सिचुएशन थी, तो एंड के टाइम पे क्या सिचुएशन बन गई? उल्टी. ठीक है, अभी मुग़ल लोग डिफेंसिव हो गए थे एंड मराठा लोग ऑफेंसिव हो गए थे. मतलब ये उलट गई थी उनकी जो भी सिचुएशन थी. द मुगल्स वेर थ्रोन ऑन द डिफेंसिव अगेंस्ट द मराठा. सो मराठा ने आक्रमण की और मुगलों ने सुरक्षा की नीति अपनाई. सो जैसे भी इसके पहले बताया गया कि वो लोग अपोजिट हो गया था उनका. अभी मुग़ल लोग डिफेंसिव हो गए थे. किनके अगेंस्ट? मराठा के अगेंस्ट वो लोग डिफेंसिव हो गए थे. मतलब उन्होंने अपनी सुरक्षा की नीति, वो अपनी सुरक्षा के लिए सोचने लगे. देन इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th century द मराठास subdued the Mughals and extended the Maratha power to cover practically the whole of India. So, in the later half of the 18th century के half में मराठा subdued the Mughals and extended the Maratha power to cover. So, मराठा लोगों ने मुग़ल को हरा दिया था और extended the Maratha power to cover practically the whole of India. And अपने उनका जो मराठा पावर था उसको और बढ़ाया, उसको और एक्सटेंड किया पूरे इंडिया में. सो वी शैल स्टडी दिस इन द प्रेजेंट चैप्टर. सो इसी के बारे में अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे. सो रिलीज ऑफ शाहू महाराज. अभी रिलीज ऑफ शाहू महाराज देखेंगे. मतलब भी शाहू महाराज को मुक्त किया गया उसके बारे में. After the death of Emperor Aurangzeb, there ensued a struggle among his sons for the throne of Delhi. So, औरंगजेब की डेथ के टाइम पे दिल्ली की सत्ता को लेकर उनके उनका जो सन में संघर्ष प्रारंभ हुआ. पुत्रों में, उनके जितने भी बेटे थे उन लोगों में एक स्ट्रगल, मतलब एक संघर्ष स्टार्ट हुआ. प्रिंस अज़म शाह वॉज इन द साउथ. और प्रिंस अज़म शाह कहाँ पे थे? साउथ में थे. एट वंस ही मार्च टूवर्ड्स दिल्ली टू सीज द इम्पेरियल थ्रोन. सो उन्होंने दिल्ली के खिलाफ मोर्चा निकाला, मार्च खड़ा किया दिल्ली के खिलाफ. देन प्रिंस शाह वॉज इन हिज कैप्टिविटी. अज़म शाह बिलीव दैट if Shah Maharaj was released, there would arise a conflict between him and Maharani Tarabai for the Gadi of the Maratha Chhatrapati. So, Azam Shah believed that, Azam Shah यकीन करता था कि अगर शाह महाराज जहाँ से रिलीज हो गए, छूट गए, so there would arise a conflict between him and महारानी ताराबाई. सो उसके बाद क्या होगा? एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो जाएगा उनके बीच में. किन के बीच में? हिम एंड महारानी ताराबाई. सो महारानी ताराबाई उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो जाएगा. देन फॉर गद्दी ऑफ द मराठा छत्रपति. ओके, तो किसके लिए कॉन्फ्लिक्ट तैयार होगा? मराठा छत्रपति की जो गद्दी है उसको लेकर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब भी विवाद तैयार होगा.
Azam Shah felt that this would sap the Maratha strength and therefore released Shahu Maharaj. So Azam Shah felt that उसको ऐसा लगा कि this will sap the Maratha strength and therefore so अगर ऐसा कुछ होगा तो मराठा की जो भी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएंगी, ठीक है, उनकी जो भी सत्ता है वो निर्बल हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। सो इसलिए शाह महाराज को उन्होंने रिलीज कर दिया। सो ये था पैराग्राफ जिसमें लिखा था कि किस लिए और कैसे शाह महाराज को रिलीज किया गया। देन कोरोनेशन ऑफ शाह महाराज। कोरोनेशन मतलब क्या होता है? राज्याभिषेक। सो शाह महाराज का राज्याभिषेक अपन देखेंगे। इमीडिएटली आफ्टर हिज रिलीज, तुरंत उनकी रिलीज के बाद शाह महाराज मार्च टूवर्ड्स महाराष्ट्र। देन शाह महाराज वो तुरंत ही मुक्त होते से ही शाह महाराज महाराष्ट्र की ओर चल पड़े। उन्होंने वहाँ पे चले गए, वो महाराष्ट्र के साइड। सो ही वॉज जॉइंड बाय सम मराठा सरदार। सो कुछ मराठा सरदार उनसे आकर मिले, परंतु महारानी ताराबाई डिड नॉट एक्सेप्ट हिज क्लेम टू द थ्रोन। पर महारानी ताराबाई ने छत्रपति पद पर शाह महाराज के अधिकार को मान्य नहीं किया। मतलब वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो शाह महाराज को उस चेयर पे, उस पदवी पर देख सके। सो द आर्मीज ऑफ शाह महाराज एंड महारानी ताराबाई fought a battle at Khed on the bank of the Bhima. So the armies of शाह महाराज और महारानी ताराबाई के आर्मीज, उनके जो भी सैनिक लोग थे, उनके बीच में एक बैटल हुआ, एक लड़ाई हुई खेद ऑफ द बैंक, खेत के किनारे के पास। देन शाह महाराज वून द बैटल। तो शाह महाराज बैटल जीत गए थे। तो ही कैप्चर सातारा, उन्होंने सातारा को अपने कब्जे में कर लिया था। देन ही गॉट हिमसेल्फ क्राउन, उन्होंने खुद का ही राज्याभिषेक करवाया। देन सातारा बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम, और फिर सातारा मराठा किंगडम का कैपिटल बन गया। फॉर अ वाइल द म्यूचुअल अपोजिशन बिटवीन महारानी ताराबाई एंड शाह महाराज कंटिन्यूड। Maharani Tarabai proclaimed her minor son Shivaji too as the Chhatrapati at Pahnala in 1710. This gave rise to an independent Maratha kingdom at Kolhapur besides the one at Satara. So कुछ समय तक शाह महाराज और महारानी ताराबाई के बीच एक विरोध जारी था, अपोजिशन चालू था उन दोनों के बीच। सो इन ईयर 1710 में महारानी ताराबाई ने पन्हालगढ़ पर अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी, मतलब सेकेंड सन शिवाजी के छत्रपति के रूप में घोषणा की। सो तब से मराठशाही में सातारा राज्य के अलावा कोल्हापुर का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। देन द अर्ली पार्ट ऑफ शाह महाराज लाइफ was spent in Mughal camps, so he had seen Mughal politics from close quarters. He knew the finer points of Mughal and especially North Indian politics. So शाह महाराज का पूर्व जीवन मुगलों की छावनी में बीता था। का जो भी पास था इसके पहले का, तो वो उनका कहाँ पे गुजरा है? मुगलों के कैंप में गुजरा है। और उन्होंने मुगलों की राजनीति को बहुत पास से देखा था। सो उत्तर भारत की राजनीति की बारीकियाँ अपने ध्यान में उनके ध्यान में आ गई थी। मतलब क्योंकि वो लोग, उनका जो बचपन था वो इनके कैंप में लिखा था, इसलिए उनको पता है कि इनकी कमज़ोरी क्या है क्या नहीं करके। एंड उत्तर भारत की राजनीति की बारीकियाँ उनके ध्यान में आ गई थी। Then he knew the strength and weakness of the Mughal empires very well. Also he was acquainted with the
influential people in the Mughal court. All these factors help him deciding the new direction of Maratha politics in the changing circumstances. So, मुगल सत्ता के शक्तिशाली पक्ष और दुर्लभ पक्ष मतलब भी स्ट्रेंथ एम्पायर्स एंड वीकनेस एम्पायर्स, ताकतवर और कमज़ोर पक्ष दुर्बल से भी भली भांति अवगत हो गए थे। मतलब उनको अच्छे से पता था कि कौन कौन हिम्मत वाले हैं और कौन कौन कमज़ोर है, उन्हें ये भी अच्छे तरीके से पता था। और इसके अलावा भी मुग़ल दरबार के प्रभावशाली लोगों से उनका परिचय भी हुआ था। मतलब वो उनका मुग़ल कोर्ट्स के जितने भी इन्फ्लुएंशियल पीपल्स उनकी उनसे जान पहचान भी थी। देन इस सभी बातों का उपयोग करके, इसका यूज़ करके उन्हें बदलती परिस्थिति में मराठों की राजनीति की दिशा निश्चित करने के लिए चुना गया था। सो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, सो ये सब हेल्प के, ये सब चीज़ें उन्होंने उनकी हेल्प में आई, काम में आई, कि डिसाइड कर सके न्यू डायरेक्शन ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। Aurangzeb's successors had given up his policy of destroying the Maratha power, so the Marathas adopted a new policy instead of fighting with the Mughal power. They decided to protect it and expand their own empire in that role. They believed that restoring an old temple is as good as building a new one. So, मराठा के राज्य को नष्ट करना, तबाह करना, डिस्ट्रॉइंग द मराठा पावर, डिस्ट्रॉय करना, ये पहले से औरंगज़ेब की नीति थी। पहले से औरंगज़ेब ने ऐसा प्लान करके रखा था, पर उसके उत्तरधारी ने इस नीति का त्याग किया था। मतलब अपोज थे वो लोग, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया इसकी नीति को। अब मुग़ल सत्ता के साथ संघर्ष करने के स्थान पर उसके रक्षक के रूप में आगे आना और इसी में से अपनी सत्ता का विस्तार करना, यह नई राजनीति नीति मराठा ने अपनाई। तो ये नीति उन्होंने जो न्यू नीति बनाई तो ये थी। सो ही बिलीव डिस्ट्रॉइंग एन ओल्ड टेम्पल इज एज गुड एज बिल्डिंग अ न्यू वन। तो नए मंदिर का निर्माण करवाने के जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य पुराने मंदिर को जीर्णोद्धार करने से मिलता है। ठीक है, पुराने मंदिर को ही रिस्टोरिंग, नया बनाने से मिलता है। सो नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द मुगल पावर फेस द थ्रेट ऑफ द ईरानी एंड अफगानी इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड ऑल्सो ऑफ द लोकल पठान, लोकल राजपूत, जट एंड Rohilla's rulers. The internal competition and tussle in the court had also weakened the Mughal power. Due to all this, the Delhi court needed the help of the Marathas. So, मुग़ल सत्ता को जीतना एकदम ज़रूरी हो गया था। सो ईरानी अफ़गानी आक्रमण से था, जो भी ईरानी लोग थे, मतलब थ्रेटन ईरानी एंड अफ़गानी इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड ऑल्सो ऑफ द लोकल पठान, तो उन्होंने इन सब की दुश्मनी को झेला। सो उतना ही खतरा आसपास के स्थानीय जो भी एरियाज थे, सत्ताधीशों, पठान, राजपूत, जाट, रोहिलों से था। सो इसके अलावा दरबार में चलने वाली प्रतिस्पर्धा, जो भी कंपटीशन थी, कंपटीशन और आपसी संघर्ष के कारण भी मुग़ल सत्ता भीतर से खोखली हो चुकी थी एंड दिल्ली को नीडेड द हेल्प ऑफ द मराठा। सो इसलिए दिल्ली दरबार को मराठा की सहायता की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। मतलब उनको मराठा लोग हेल्प ऑफ द मराठास लोग की हेल्प की बहुत ज़रूरत आ गई थी। सो बालाजी विश्वनाथ, आफ्टर शाह महाराज वॉज रिलीज बाय द मुगल्स, ही मेड बालाजी विश्वनाथ अ पेशवा। सो मुगलों की कैद से शाह महाराज के रिलीज होने के बाद उन्होंने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा बनाया।
बालाजी hailed from श्रीवर्धन in कोकण. सो बालाजी कोकण के श्रीवर्धन गांव का था. He was competent and experienced. He convinced many Sardars that Shah Maharaj was the real heroes of the Maratha Empire and made them join hands with him. So, वो पराक्रमी और अनुभवी था, एक्सपीरियंस था वो, एंड उसने अपने सरदारों को यह समझा बुझाकर ही कि शाह महाराज की मराठी सत्ता से सच्चे अधिकार है, उन्हें शाह महाराज के पक्ष में कर लिया. मतलब ये समझा बुझा के उनको अपने पक्ष में कर लिया, अपने साथ कर लिया. कान्होजी आंग्रे was the chief of Maratha navy. He chose to side with Maharani Tarabai and attack the territories of Shah Maharaj. This gave rise to a difficult situation. Under these circumstances, Shah Maharaj sent Balaji to fight against Kanhoji Angre. Balaji avoided the war and won Kanhoji over to Shah Maharaj's side. So Kanhoji Angre मराठी नौसेना के प्रमुख थे, मराठी नेवी के प्रमुख था. सो उनके ताराबाई का पक्ष लिया, उनने ताराबाई का पक्ष लिया और शाह महाराज के प्रदेशों पर हमला किया. सो शाह महाराज ने सम्मुख जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई शाह महाराज के लिए. सो इस स्थिति में उन्होंने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के विरुद्ध भेजा, अपोज में भेजा, अगेंस्ट भेजा. सो बालाजी ने युद्ध डालकर कूटनीति से कान्होजी को शाह महाराज के पक्ष में कर लिया. मतलब जो बालाजी थे उन्होंने युद्ध को टाल लिया था, अवॉइड कर लिया था. देन चौथाई एंड सरदेशमुखी राइट्स. अभी इसके हक के बारे में देखते हैं अपन. चौथाई एंड सरदेशमुखी का आदेश पत्र, राइट. आफ्टर स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ शाह महाराज इन महाराष्ट्र, Balaji turned his attention to the politics in the north. The Delhi court, after the death of Emperor Aurangzeb, was marked by bickering and confusion. The Sayyid brothers, Abdullah Hassan and Hussein Ali, had become very influential. With their help, in 1719, Balaji obtained from the Mughal emperor the grants or summons to collect Chauthai and Sardeshmukhi from the Mughal territory in the Deccan. These sanats gave the Marathas the rights to collect one-fourth part Chauthai, one-fourth part मतलब होता है चौथाई, and 1/10 part होता है सरदेशमुखी of the revenue from the Mughal territory in the Deccan. So इसमें क्या बोला है, महाराष्ट्र में शाह महाराज का स्थान दूर करने के लिए बालाजी ने अपना ध्यान उत्तर की राजनीति की ओर मोड़ा. सो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उनके डेथ के बाद दिल्ली के दरबार में फूट और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. ठीक है, मतलब ही बिकरिंग एंड कंफ्यूजन की स्थिति तैयार हो गई थी. देन वहाँ सैयद भाई मतलब ही अब्दुल्ला हसन एंड हुसैन अली का प्रभुत्व निर्माण हो गया था. सो बालाजी ने उनकी सहायता से 1719 में मुगल शासक से दक्खन के मुगल प्रदेश के कुछ स्थानों से चौथे को कुछ स्थानों से सरदेशमुखी वसूल करने के आदेश पत्र प्राप्त किए. सो चौथ का मतलब क्या होता है, लगान, मतलब ये 1/4. These sanats gave the Marathas the right to collect 1/4, मतलब ही चौथाई हिस्सा लगान का चौथाई हिस्सा, और सरदेशमुखी का मतलब होता है लगान का 10वां हिस्सा. ठीक है, रेवेन्यू मतलब ही लगान. सो बाजीराव वन फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट, भी इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, शाह महाराज अपॉइंटेड बालाजी's son Bajirao I the Peshwa in 1720. He expanded the Maratha empire during his term of 20 years. So
बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाह महाराज ने 1720 में उसके बेटे बाजीराव को पेशवा पद की नियुक्त किया, मतलब ये पेशवा पद दिया। कब? 1720 में। एंड ही एक्सपांडेड द मराठा एम्पायर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ 20 ईयर्स। सो उसने अपने पेशवा पद के 20 वर्ष में मराठा को एक्सपांड किया, ठीक है, और उसको बढ़ाया। निज़ाम्स defeat at Palkhed. The Mughal Emperor Farrukhsir appointed Nizam-ul-Mulk the Subedar of Deccan. In 1713, Nizam tried to establish his separate existence at Hyderabad. The emperor had given the Marathas the right to recover Chauthai Sadeshmukhi from the Mughal areas. Nizam was against it. He captured some part of the Pune Pargana. Bajirao decided to checkmate the Nizam. He defeated the Nizam at Palkhed near Aurangabad. The Nizam accepted the Maratha right to collect Chauthai Sadeshmukhi. So, जैसे मुगल शासक क्या नाम था? फारुखसियर, ठीक है। फारुखसियर ने निज़ामुल मुल्क को डेक्कनी सुधार के रूप में नियुक्त किया, चुन के लाए। सो इन ईयर 1730 में निज़ाम ने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास किया, ट्राई किया। सो मुगल शासक ने क्या किया? मुगल शासक ने मराठों को दक्षिण में मुगल प्रदेश से चौथाई और स्वदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दिए थे। सो निज़ाम ने इस अधिकार को विरोध किया, अपोज किया इसका, ठीक है, अगेंस्ट गए वो इसके, और उसने पुणे परगना का कुछ हिस्सा जीत लिया। सो बाजीराव ने निज़ाम पर अंकुश लगाने का निश्चय किया, डिफीटेड मतलब चेकमेट करने का डिसाइड किया बाजीराव ने। देन उसने औरंगाबाद पास में पालखेड़ में निज़ाम को पराजित किया, हरा दिया, डिफीट कर दिया। एंड चौथाई सदेशमुखी वसूल करने के मराठों के अधिकार को निज़ाम से स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट मराठा राइट्स टू कलेक्ट चौथाई सदेशमुखी। As the Mughal power had become weak, Bajirao expanded empire towards northern side. Shah Maharaj supported his policy. So बाजीराव जानता था कि मुगल सत्ता दुर्बल हो चुकी है, वीक हो चुकी है, ठीक है, इट बिकेम वीक। इसलिए उत्तर से सत्ता का विस्तार करने के लिए अधिक अवसर है, साउथ के साइड से, नॉर्थ साइड से ज़्यादा चांस है एक्सपांड करने के लिए। तो शाह महाराज ने बाजीराव की इस नीति का समर्थन किया, सपोर्ट, शाह महाराज ने फिर इस पॉलिसी को सपोर्ट किया। मालवा इज टुडेज मध्य प्रदेश वॉज पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। बाजीराव सेन मल्हाराव होलकर, Ranuji Shinde and Udaji Pawar under the leadership of his brother Chimajippa to Malwa. There they strengthened the post. So वर्तमान मतलब टुडे, सो वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के झांसी, पन्ना, सागर एक्सेट्रा Ranuji Shinde and Udaji Pawar under the leadership of the brother Chimanjippa। मतलब ही टुडे मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र है, मतलब वो इसका पार्ट है। सो यह पार्ट मुगलों के अधिकार में था। सो बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मल्हारराव होलकर, रानोजी शिंदे और उदाजी पवार को मालवा में भेजा। तो वहाँ उन्होंने अपने केंद्र स्थापित किए, स्ट्रेंथन, और उसको ताकतवर बनाया और स्ट्रेंथन दिया।
बुंदेलखंड के बारे में देखते हैं. बुंदेलखंड मीन्स some part of today's Madhya Pradesh and Uttar Pradesh areas around Jhansi, Panna and Sagar. So today मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के झांसी, पन्ना, सागर एक्सेट्रा नगरों के परिसर का प्रदेश बुंदेलखंड है. So King Chhatrasal had established his own kingdom in Bundelkhand. The Mughal Subedar Muhammad Khan Bangish of Ahmedabad attacked Bundelkhand and had defeated Chhatrasal. Chhatrasal appealed to Bajirao for help. So छत्रसाल राजा ने बुंदेलखंड में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था. इलाहाबाद का मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, हमला करवाया और उसने छत्रसाल को पराजित किया. तब छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता की प्रार्थना की, हेल्प मांगी. छत्रसाल ने बाजीराव से हेल्प मांगी. Bajirao took a large army and went to Bundelkhand. He defeated Bangir Chhatrasal, honored Bajirao. This is how Marathas established their supremacy in Malwa and Bundelkhand. मतलब बाजीराव ने विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड पहुंचा. सो उसने बंगश को पराजित किया, हराया. बंगश को डिफीट किया मतलब ही हराया. तो छत्रसाल ने बाजीराव का बड़ा सम्मान किया. सो इस प्रकार मराठों ने मालवा और बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व स्थापित किया. सो बाजीराव डिमांडेड फ्रॉम द एम्परर द ऑफिस ऑफ द सूबेदार ऑफ मालवा. एज द एम्परर डिक्लाइंड हिज डिमांड, बाजीराव मार्च ऑन दिल्ली इन 1737. द मुगल्स वेर टेकन बाय सरप्राइज. सो बाजीराव ने मुगल शासक के मालवा की सूबेदारी मांगी. सो मुगल शासक ने यह मांग अस्वीकार की, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया. सो इसलिए मार्च 1737 में बाजीराव दिल्ली पर आक्रमण करने के उद्देश्य से दिल्ली को सीमा पर जा पहुंचा 1737 को. सो आपको ईयर्स भी याद रखने पड़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है. ईयर्स आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, किस ईयर में क्या हुआ था, कब किसने अटैक करवाया था. द बैटल ऑफ भोपाल की लड़ाई. Emperor felt uneasy on account of Bajirav's Delhi expedition. He invited the Nizam to protect Delhi. Nizam marched against Bajirao with his huge army. Bajirao defeated him at Bhopal. Nizam agreed to secure the Sanad of Malwa, Subedari for the Marathas from the Badshah. So बाजीराव ने आक्रमण से मुगल शासक परेशान हो गए उनके अटैक से. सो दिल्ली की रक्षा करने के लिए उसने निज़ाम को बुला लिया. सो विशाल सेना के साथ निज़ाम ने बाजीराव पर आक्रमण किया. सो बाजीराव ने उससे भोपाल में पराजित किया, हरा दिया, भोपाल में हराया, डिफीट किया. देन निज़ाम ने मराठों को मालवा की सूबेदारी का आदेश पत्र मुगल शासक से प्राप्त करवा देने का स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया. द डिफीट ऑफ पोर्तुगीज की पराजय, डिफीट. The territories of Vasai and Thane on the Konkan coast were in the possession of the Portuguese. The Portuguese ruler oppressed their subjects. Bajirao sent his brother Chimanjippa to subdue the Portuguese. Then Chimanji conquered Thane and the adjacent areas. In 1739, he laid the siege to the Vasai fort. The fort was very strong. The Portuguese had a powerful artillery. Despite of all this, Chimanji continued the siege with perseverance and forced the Portuguese to surrender. The fort of
Vasai and large parts of the Portuguese territory passed into the hands of the Maratha. So कोंकण के बैंक का रिवर जो होता है तटीय बोलते, तटीय क्षेत्र में वसई थाने पोर्तुगीज के अधिकार में थे. सो पोर्तुगली शासक प्रजा पर अत्याचार करते थे, उन पे जोर ज़बरदस्ती करते थे. सो बाजीराव ने अपने भाई चिमांजी अप्पा को उनका दमन करने के लिए भेजा. उसने थाने और आसपास का प्रदेश जीत लिया. किसने? चिमांजी ने. इसके पश्चात इन ईयर 1739 में उसने वसई के किले को घेर लिया. किला बहुत स्ट्रांग था. सो पोर्तुगीज के पास प्रभावी तोपें भी थी, पर चिमांजी ने बड़ी जीवटा से घेरा जारी रखा. पोर्तुगीज को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया. इसलिए वसई का किला और पोर्तुगीज का बहुत बड़ा प्रदेश मराठों के अधिकार में आया. सो दैट्स वाई ये ऐसा हुआ. देन डेथ ऑफ बाजीराव. Shah, the emperor of Iran, invaded India. Following the order of Shah Maharaj, Bajirao set out for the north with a big army to defend the Mughal power. By the time he reached Burhanpur, Nadir Shah had returned to Iran with an enormous booty looted from Delhi. In April 1740, Bajirao breathed his last at Rawarkheri on the banks of the Narbada. मतलब ही ईरान का शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया. तो शाह महाराज के आदेश पर बाजीराव विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर चल पड़ा उनके बोलने पे. देन वो बुरहानपुर तक पहुंचा, पर तब तक नादिर शाह दिल्ली की विपुल संपत्ति लूटकर अपने देश को लौट गया था. अप्रैल 1740 में नर्मदा के तट पर रावेरखेड़ी में बाजीराव की मृत्यु हुई. लास्ट पैरा है. बाजीराव वॉज अ ग्रेट जनरल विथ his valor. He established the Maratha supremacy in the north. He won status of the Maratha power as a formidable power in the whole of India. In his time, the Shinde, Holkar power, Gaikwad families attained prominence. So, Bajirao was a great general. वो एक उत्तम सेनानी थे. So, बाजीराव ने अपनी वीरता और पराक्रम से उत्तर भारत के मराठों का वर्चस्व स्थापित किया. सो अपने मराठी सत्ता की संपूर्ण भारत के स्तर पर एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थान प्राप्त करवाया. so, उसके कार्यकाल में शिंदे होलकर परवा गायकवाड़ घराने आने लगे. सो इतने टाइप्स के जो भी घराने, फैमिली अटेंस इतने सारे आने लगे. सो ये था चैप्टर 8 तक. तो इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. फर्स्ट दिया है राइट द मीनिंग. फर्स्ट है चौथायन सरदेशमुखी. तो अपन इसके पहले थोड़ी देर पहले देखा है पेज नंबर 45 पे. ये वाला यहाँ से द राइट्स टू कलेक्ट 1/4 वो होता है चौथाई. और द 10th पार्ट वो होता है स्वदेशमुखी. सो ये है 2, इसे बोला जाता है ये सब. सो नेक्स्ट है राइट द आंसर इन 1 word. सो बालाजी वॉज फ्रॉम दिस टाउन इन कोकण. सो श्रीवर्धन. ही रूल्ड बुंदेलखंड, Raja Chhatrasal. Bajirao died at his place Rawarkhed. He defeated the Portuguese Chimanji Appa. Then third question है
राइट अबाउट देम इन योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट है कान्होजी आंग्रे। 3 का 1 का आंसर आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर जो जो आपको अंडरलाइन करके दिख रहा है सो वो आपको लिखना है। ठीक है, जो भी अंडरलाइन करके दिख रहा है, जो भी उसको पॉइंट वाइज बना के लिखे। यहाँ से हाथ तक, और यहाँ से हाथ तक 1 पॉइंट, देन ही से तो यहाँ तक 2nd पॉइंट, देन शाहू महाराज से तो साइड तक, महाराजा साइड तक 3rd पॉइंट। तो ये रहेगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है बैटल ऑफ पालखेड़। इसका आंसर स्टार्ट होता है पेज नंबर 45 से, राइट साइड ऊपर में। यहाँ से स्टार्ट होगा द मुगल एम्पर, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये पूरा पैराग्राफ आएगा और ये पूरे पैराग्राफ आपको पॉइंट वाइज बना के लिखना है। पूरा पैराग्राफ आएगा, ठीक है, सरदेशमुखी तक। देन है बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव 1। तो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा क्योंकि अपन ने पढ़ लिए थे। और ये सीधा सीधा है। सो इसका आंसर स्टार्ट होता है बालाजी विश्वनाथ का आंसर स्टार्ट होता है पेज नंबर 44 से। यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, शाहू महाराज। इसके बाद ये नहीं लिखना है, जो अंडरलाइन करके वही। तो शाहू महाराज मेड बालाजी विश्वनाथ है पेशवा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। सो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पूरा पॉइंट आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा आएगा यहाँ तक, दिख रहा है। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट आएगा, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, वहाँ से वहाँ तक आपको वाला पॉइंट दिखाई देगा। देन उसके बाद ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ तक, मतलब जो जनरल करके द सैयद ब्रदर्स से, तो और ये आफ्टर स्ट्रेंथनिंग, सो ये भी आएगा। ठीक है, ये आएगा एंड द सैयद ब्रदर्स से आएगा, सैयद ब्रदर्स यहाँ से तो डेक्कन तक, डेक्कन तक इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट है बाजीराव 1। बाजीराव 1 के बारे में तो यही भी दिया था, दिखाई है पूरा। यहाँ से स्टार्ट होगा आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जो आपको अंडरलाइन करके दिख रहा है ना, आपको वही लिखने का है। ठीक है, देन उसके बाद उसी पेज पे ये वाला पॉइंट रहेगा, उसके बाद वाला पॉइंट रहेगा ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से रहेगा बाजीराव सेंट मल्होत्रा, यहाँ से तो मालवा तक, ये पूरा 1 पॉइंट। देन उसके बाद इसके नीचे वाला ये 1 पॉइंट रहेगा किंग छत्रसल, यहाँ से स्टार्ट होगा तो छत्रसल तक यहाँ से ख़त्म होगा, ये रहेगा नेक्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद में एक और पॉइंट बचा है, सो वो भी देख लेते हैं। सो उसके बाद में ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट यहाँ से हाथ तक रहेगा। ठीक है, ये आप अच्छे से समझिए कि इसके बाद कौन सा पॉइंट है। देन इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा पॉइंट एंड यहाँ तक रहेगा। देन उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ तक रहेगा। तो ये इसका आंसर रहेगा, यहाँ तक आपको पूरे पॉइंट जितने बताए वो लिखने के बाजीराव के अंदर। देन 4th क्वेश्चन है गिव रीजन। तो इसके फर्स्ट का आंसर दिया है पेज नंबर 44 पे, लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे। सो आफ्टर से स्टार्ट होगा, आफ्टर हिज रिलीज से स्टार्ट होगा। देन ये पूरा जो जो आपको अंडरलाइन करके दिख रहा है वो पूरा लिखना है। देन ये ऊपर तक, ऊपर में भी है, जो जो अंडरलाइन करके दिख रहा है आपको वो पूरा लिखना है यहाँ तक। उसका पूरा आंसर रहेगा यहाँ तक के 1710 तक। देन 4 का 2 का आंसर है यहीं पे छोटा सा 6। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आंसर। ठीक है, अजाम शाह से स्टार्ट हो रहा है, शाह महाराज तक रहेगा। सो ये रहेगा 4 का 2। देन 4 का 3 रहेगा, यहाँ से इसके नीचे में दिया है। ठीक है, 4 का 3 यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एंड होगा 4 का 3।